किसान भाइयों और बहनों, आज मैं आप बकरी संवाद में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच परम श्रद्धेय श्री माननीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, जिनका विभाग मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी तथा पंचायती राज भारत सरकार है, वो हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नमस्कार। जैसे सर, हमारा केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान किसानों के लिए लगातार बकरी पालन के बारे में नई नई खोज करता है और उनको किसानों तक पहुंचाता है। और जो ज़्यादातर किसान जो बकरी पालन से जुड़े हुए हैं वो सीमांत किसान होते हैं। भारतवर्ष में लगभग 76% जो किसान हैं वो भूमिहीन और सीमांत किसान हैं जो कि बकरी पालन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, और हमारा संस्थान लगातार उनको सेवाएं प्रदान कर रहा है। सर, आप हमारे संस्थान में, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान में आए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम लोग चाहते हैं कि आप बकरी पालकों के लिए उनको संदेश दीजिए ताकि वो लोग बकरी पालन के क्षेत्र से वैज्ञानिक ढंग से कर पाएँ और साथ ही साथ उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ बकरी पालन से ले सकें। हमारे संस्थान में जो सुविधाएं उपलब्ध हैं उनके साथ वो जुड़ें और उनका पूर्णतः लाभ उठाएं। सर, सभी बकरी पालक किसानों को नमस्कार। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी ने किसानों की आय दुगने करने का एक संकल्प लिया है। वो खाली खेती से यदि किसान की आय दुगनी हो रही होती तो ये देश में सभी किसान मालदार होते। प्रधानमंत्री जी का आशय है कि उन्नत किस्म की खेती के साथ साथ किसान उन्नत किस्म का पशुपालन, जिसमें बकरी पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, सुअर पालन, बटेर पालन, उसके साथ फूलों की खेती, फलों की खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्राकृतिक खेती, ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करके लागत में कमी लाएं, स्प्रिंकलर इरिगेशन जिसमें 80% सब्सिडी है उसका इस्तेमाल करेंगे तो पानी की बचत होगी, और नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का इस्तेमाल करें तो लागत कम होगी, तो इनकम दुगनी। बकरी पालन का जहाँ तक संबंध है, इसमें जितना लाभ है उतना अन्य पशुओं के पालन में लाभ नहीं है। अब सवाल ये है कि परंपरागत तरीके से बकरी पालन जो हम अपने घर में देख रहे हैं उससे थोड़ा हटना पड़ेगा। इस समय मैं बकरी अनुसंधान केंद्र में बैठकर आपसे बात कर रहा हूँ। ये आईसीआर की संस्था है, तो वर्षों हमारे वैज्ञानिकों ने खोज की है, उसके बाद किसी निष्कर्ष पे पहुँचे हैं। चाहे वो निष्कर्ष कृत्रिम गर्भाधान इन्होंने बकरी में खोजा है, इनके निष्कर्ष ये हैं कि कितने बार भोजन देना है, कितना देना है और क्या देना है। आप डिपेंड होते हैं खाली ग्रेजिंग करके, बस बकरी को चारागाह में ले गए और चरा करके वापस आ गए। जिस प्रकार से हम अपने शरीर में देखते हैं कि हमारे शरीर में प्रोटीन की क्या स्थिति है या अन्य चीज़ों की क्या स्थिति है, विटामिन डी की पोजीशन क्या है, थायराइड की पोजीशन क्या है, इसी प्रकार से एनिमल का भी ब्लड टेस्ट होता है और उसमें क्या कमियां हैं, क्या एक्सिस है। तो ये वैज्ञानिक तरीका है। तो मैंने बताया कि क्या खिलाना है, कितना खिलाना है, उसके साथ कब खिलाना है, ये भी महत्वपूर्ण बात है। तो और मृत्यु दर कैसे कम की जाए। बकरी पालन वाले और सुअर पालन के किसान हमेशा आशंकित रहते हैं कि मोर्टेलिटी माने मृत्यु बहुत होती है, तो उसको बहुत कम पर लेके आए हैं यदि आप वैक्सीनेशन कराएंगे, पीपीआर कराएंगे। मैं अन्य पशुओं में भी कहूँगा कि खुरपका, मुँह पका और गला घोटू की बीमारी से अक्सर मृत्यु होती है, तो एफएमडी का वैक्सीनेशन होता है, बकरी में पीपीआर का वैक्सीनेशन होता है। तो वैज्ञानिकों को मानते हैं तो वैज्ञानिकों की माने। हमें थोड़ा परंपरागत तरीका जो हमारा बकरी पालन का रहा, जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी, उसमें हमें सुधार करना पड़ेगा। और उस सुधार के तभी है जब वैज्ञानिकों के बताए हुए रास्ते पर गर्भाधान कैसे हो, कितनी बकरियों पर एक बकरा रखना है। अब यहाँ केंद्र से तो एआई भी होने लगा है, किस ब्रीड की बकरी पालनी है, मीट के लिए पालनी है तो
कौन सी ब्रीड होनी चाहिए, दूध के लिए पालनी है तो कौन सी ब्रीड होनी चाहिए, कितने दिनों में उसको सेल आउट कर देना चाहिए, कितना खिलाने पर कितना वेट होता है, वेट कैसे गेन होता है। तो आप अगर इनकी बात मानेंगे तो कम समय में ज़्यादा लाभ ले सकते हैं, ऐसा मेरा अपना आपको सुझाव देना है। क्योंकि विज्ञान जो है वो कल्पना नहीं है, और आईसीआर की जो भी संस्थाएं हैं उसके वैज्ञानिक लोग जो है पूरा दिन किस प्रकार से बकरी के संदर्भ में, बीमारी के संदर्भ में, हीट के संबंध में, दूध के संबंध में, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि माँ के बाद अगर सबसे अच्छा दूध होता है तो बकरी का होता है। और अब किसान को विज्ञापन नहीं करना है, किसान को किसी फिल्मी हीरो से नहीं कहना है या आईसीआर को कहना है कि हमारे दूध का आप प्रचार कर दें। ये सर्वविदित है कि माँ के दूध के बाद अगर कोई दूध है तो वो बकरी का दूध है। प्रोटीन गाय में भी है, भैंस के दूध में भी है, लेकिन इसकी प्रोटीन जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है और सुपाच्य होता है। तो गांधी जी ने ऐसे नहीं कहा कि ये गरीब की गाय है, और वो स्वयं भी उसको, बकरी को पालते थे। और कभी कभी डेंगू इत्यादि होने पर दूध की बहुत मांग होती है। इसके अलावा बकरी के दूध का चीज़, पनीर, आइसक्रीम, और बकरी के दूध से कई प्रोडक्ट हैं, इवन अच्छी किस्म के साबुन भी बनते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इसको एक जाति के व्यवसाय तक सीमित मत रखें। हमारे यहाँ एक और बड़ी समस्या है कि कई किसान कहते हैं हम सब्जी नहीं करेंगे क्योंकि हम अमुक जाति के नहीं हैं, ये उस जात का काम है सब्जी पालना, अथवा हम सूअर नहीं पालेंगे, ये लोग क्या कहेंगे, ये अमुक जाति का काम है। हम भेड़ बकरी नहीं पालेंगे, ये अमुक जाति का काम है, लोग हमारी मजाक उड़ाएंगे। लोग मजाक उड़ाते हैं जब आदमी शराब पी के कहीं नाली में गिरा होता है। अपने श्रम से अगर आप काम कर रहे हैं तो लोग तारीफ़ करते हैं कि फलाने का लड़का होने के बावजूद ये अपना पेट पाल रहा है, अपनी मेहनत से पाल रहा है। इसलिए मैं ख़ास तौर से जो बच्चे आईआईटीएंस हैं, अभी जो मैं जितने अच्छे फार्म देखा है, ये परंपरागत बकरी पालने वाले किसानों के बच्चे ने ऐसे फार्म नहीं खोले हैं। ये जो अच्छे फार्म खुले हैं या स्टार्टअप में जिनकी रुचि है, और कम समय में आय दुगनी जो हो सकती है, क्योंकि बकरी के साल में 12 महीने साल होते हैं, 14 महीने के आसपास में 2 बार बच्चे पैदा हो जाते हैं, और इसको लगभग 3 का एवरेज इसका साल में आता है। तो ये एक फ़ायदेमंद काम है। और जो किसान हैं इसके लिए बहुत, किसान हैं तो उनके पास खेत भी है और घर भी है, बैकयार्ड में भी कर सकते हैं, अपने खेत पे भी कर सकते हैं। सफाई का ध्यान रखना है और बीमारियों से, तो यदि वैक्सीनेशन वगैरह टाइम पे लेते हैं, जैसा उसमें अपना दिमाग नहीं दौड़ाना है। दूसरा, झोला छाप डॉक्टर भी होते हैं वेटनरी में, एनिमल हस्बेंड्री में, उनकी बात भी नहीं माननी है। बकरी अनुसंधान केंद्र जब ये मखदूम फरे में है, मथुरा में, और आप टेलीफोन के द्वारा भी इनसे सहायता ले सकते हैं। और यदि कोई किसान चाहते हैं कि उनके गांव में यहाँ के साइंटिस्ट आएँ, तो आप उनको पत्र लिखें, तो आपको प्रशिक्षण देने के लिए भी आपके गांव में आ सकते हैं। और यदि आप सेंटर पे आना चाहेंगे तो रहने खाने और प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था यहाँ पर है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने किसानों को बहुत आह्वान दिया कि वो बकरी पालन के क्षेत्र से जुड़े। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हमारा संस्थान वैज्ञानिक बकरी पालन पर लगातार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है, और साल भर में हम लगभग 15 से 20 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिसमें आप लोग भाग ले सकते हैं। और मैं वैज्ञानिक ढंग से आप बकरी पालन करेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। और हमारा संस्थान बकरी पालन की पूरी मूल्य श्रृंखला, जिसे वैल्यू चेन कहते हैं, उसके ऊपर कार्य करता है, ताकि आप लोगों को बकरी को क्या आहार देना है, कैसा आवास रखना है, कैसा स्वास्थ्य प्रबंधन करना चाहिए, और साथ ही साथ उसके मूल्य वृद्धि के पदार्थ कैसे बनाने हैं, उसके बारे में हम लगातार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं और आप लोगों को सिखाते भी हैं। तो आप लोग हमारे संस्थान के साथ जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा इन सुविधाओं का लाभ उठाएं।
सर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हमारा संस्थान किसानों के लिए एक अंडर सिंगल रूफ एक लेबोरेटरी हमने यहाँ इस्टेब्लिश किया है, और साथ ही साथ मोबाइल वेटनरी एम्बुलेंस भी हमने स्टार्ट किया है, जिसके अंतर्गत जो किसान कोई बीमारी होती है जानवरों को, बकरी के जानवरों को, वो अपने सैंपल हमें भेज सकता है, चाहे वो खून का सैंपल हो, चाहे वो फीकल सैंपल हो, चाहे स्किन की स्क्रैपिंग हो, चाहे यूरिन सैंपल हो, हम उसका एग्ज़ामिन करके सही डायग्नोसिस और सही निदान उसको बताएंगे, ताकि उसका कम से कम पैसा खर्च हो और उसको सही ढंग से इलाज हो सके। और जैसे आपने सर बताया कि टीकाकरण बहुत ही आवश्यक चीज़ है। देखिए, टीकाकरण का ये प्रभाव पड़ा है। अगर आप आंकड़े निकालें, देश की आज़ादी के समय औसत उम्र क्या थी, वो 56-59 के आसपास हाँ थी, जी, हाँ और आज ये 70 जी, के 76 के 70 आसपास हाँ है। जी। तो इसके पीछे केवल ये कारण है कि पोलियो मुक्त भारत हो गया, तो वो डेथ बच गई। चेचक मुक्त भारत हो गया, और सिकल सेल एनीमिया को प्रधानमंत्री जी उसका उन्मूलन करना चाह रहे हैं। तीसरी बात यह है कि बच्चों को वैक्सीन लग जाती है। तो पहले माएँ टीका जिस दिन स्कूल में लगता था तो स्कूल नहीं भेजती थी। होता ये था कि एक आध दिन फीवर आ सकता था, वो पक जाता था, लेकिन जीवन भर के लिए चेचक से मुक्ति मिलती थी। लग जाए तो ट्यूबरक्लोसिस से मुक्ति मिलती है। अब पोलियो मुक्त भारत अभी हुआ है, लेकिन अभी उस पीढ़ी के लोग हर गांव में हैं जिनके पैर खराब हैं अथवा हाथ खराब हैं, और केवल लापरवाही ये हुई कि जब घर घर पोलियो वैक्सीन के लिए आए तो कुछ अफवाह फैला देते हैं, ये अमेरिकन वैक्सीन है, नपुंसक कर देगी हमारा बच्चा, जबकि वो एक ही उसमें से दो दो बूंदें विभिन्न जात धर्म के लोगों को पिलाई जाती है, वो किसी को जात को देख के नहीं पिलाई जाती है। जच्चा बच्चा मृत्यु दर कम हुई है, तो शिशु मृत्यु दर कम हुई है, मातृ मृत्यु दर कम हुई है। तो मैं गांव का रहने वाला हूँ। ये जुलाई बारिश के समय गला घोटू में अक्सर मर जाते थे, और एफएमडी बहुत हुआ करती थी, थनैला बहुत होता था, जिसमें एक थन खराब हुआ, फिर वो धीरे एक थन खराब होते ही पशु की कीमत कम हो जाती है, फिर वो दूसरे में इन्फेक्शन होता है। तो झाड़ा फूंकी ना करें। जो अक्सर ये होता है कि पशुओं के, जैसे आदमी अपने बुखार की भी झाड़ा फूंकी कराता है, पशुओं के लिए भी कराता है। निकटस्थ वेटनरी अस्पताल में जाएं, 8 बजे से 2 बजे तक खुलते हैं, और वहाँ पर राय लें। और जैसे अक्सर मैं देखता था कि पेट में पटेरू हो जाते थे, तो भैंस का बच्चा, गांव में कहावत है, तब मानो जब एक दिवाली देख ले। तो मोस्टली भैंसों की ब्यात होती है जुलाई अगस्त में, उस समय गंदगी कीचड़ होता है। तो अक्सर ये होता था कि हल्दी और दूध, हल्दी और तेल, तो वो तो है, हल्दी एंटीबायोटिक है, ठीक बात है, लेकिन एक गोली आती है, और एक गोली खिलाते हुए घंटे भर में पता चला कि सारे पेट के कीड़े उनके निकल जाते हैं, जैसे हम लोगों को भी बीच में खाना चाहिए। उससे मृत्यु दर बहुत कम हुई। तो मैंने प्रयोग के तौर पर अपनी लोकसभा के 10-12 गाँव में कृषि विज्ञान केंद्र अवागढ़ से अनुरोध किया कि जैसे ही ये बच्चे पैदा होते हैं, क्योंकि मैं गांव का रहने वाला हूँ, ये मरते बहुत हैं, ये पहली दिवाली नहीं देख पाते हैं। उसका बड़ा कारण यही होता है कि वो पेट में पटेरू जो होते, बड़े लंबे लंबे कीड़े होते थे, वो हो जाते थे, और वो एक गोली खाने से सारे निकल जाते हैं। और बाकी लोग उसमें तेल में हल्दी डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो भी है। आई बिलीव इन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, मेरा आयुर्वेद में पूरा विश्वास है, लेकिन जो डॉक्टर कहते हैं, वर्षों के पढ़ाई के बाद उनका सिलेक्शन होता है, फिर अनुसंधान में लगे रहते हैं सुबह शाम तक, तो उनके बाद जो वो एक अमृत निकलता है उनके अनुसंधान से, उसका लाभ लेना चाहिए। और परंपरागत तरीके से पशुपालन की जगह वैज्ञानिक तरीके से, अब खेती में भी हम यही देखते हैं कि हमारे पिताजी ने कहा कि 1 बीघे में इतनी खाद डालनी है तो उतनी डालते हैं, जो देख रहे हैं इतना डीएपी डालना तो उतनी डालते हैं, इतना बीज करना है तो उतना करते हैं। अब लोग सोचते हैं मोर वाटर मोर क्रॉप, जबकि होना चाहिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप, तो रन ऑफ हो जाता है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो आप डीएपी यूरिया छिड़कते हैं, वो 2 पौधों के बीच में जो पड़ती है वो बेकार हो जाती है। इसलिए नैनो यूरिया और नैनो डीएपी से स्प्रे अगर करेंगे ड्रोन से या अपने साधन से, तो वो पत्तियों के द्वारा रूट में जाती है। और यूरिया पर भी 50-60 रुपए की पर बैग बचत होती है, और डीएपी पे तो बहुत बड़ी बचत हो रही है।
दूसरा घटतौली नहीं हो सकती है, कोई बोरी में से निकाल लेता है लेकिन ये सील बंद बॉटल में से नहीं निकालता। ये एफको वगैरह की हैं जो बहुत टेस्टेड हैं, तो घटतौली भी नहीं है, मिलावट भी नहीं है। और ट्रांसपोर्ट में जो आप ट्रैक्टर से ले जाते हैं डीएपी यूरिया पोटास को, तो फिर उसके बाद खेत पर लेके जाते हैं, तो आप एक थैले में नैनो यूरिया और नैनो डीएपी भी डाल सकते हैं। बकरी के मामले में मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ लोगों को ऐसा लगता है ना पेटेंट है किसी जात का, तो लाभकारी जो भी काम हो वो उसमें हमें सबको आगे आना चाहिए। मैं तो लोगों को ये भी कह सकता हूँ कि सुअर पालन में बहुत बड़ा फ़ायदा है। एक टूंगला में टोल टैक्स के पास में एक फार्म हाउस को देख के आया, तो वो बहुत नॉलेज है उनको, उतनी ही नॉलेज है इतना एनिमल हस्बेंड्री के डॉक्टर्स को होती है, और बड़ी क्रॉप ले रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में इसकी बड़ी खपत हो रही है। नॉर्थ ईस्ट की भौगोलिक कारण ऐसे कि बहुत बड़े बड़े फार्म नहीं हो पाते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट असम लगा के सब जगह इसका सेवन होता है, तो वो सप्लाई होती है। तो पंजाब से जा रहे हैं इतनी दूर 1000 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश से जा रहे हैं, तो अगर हम सूअर पालन के क्षेत्र में भी बच्चे आएँ, बल्कि जॉब लेने की जगह जॉब देने वाला काम करना चाहिए। यही प्रधानमंत्री जी भी हमेशा कहते रहते हैं कि जो प्रोग्रेसिव फार्मर हैं वही कुछ आगे कर सकते हैं। और ये मैं ऐसे स्टूडेंट जो एमबीए वाले हैं, बीबीए हैं, बीसीए हैं, होटल मैनेजमेंट वाले हैं, आईआईटीएन बहुत लोग नौकरी नहीं कर रहे हैं। पहले आईआईटी करना तो सिविल देते थे कि आईएएस आईपीएस आईएफएस आईआरएस बनना है, फिर मल्टी नेशन में जाना है, विदेश जाना है। आजकल मैं आईआईटी पास बच्चों से पूछता हूँ अपना काम करेंगे हम, और वो नॉलेज होती है, टॉप ब्रेन इंडिया का होता ही है। तो वो पशुपालन में जाते हैं तो वहाँ क्रांति ला देते हैं, वो फूलों की खेती करते हैं तो क्रांति लाते हैं, वो फलों की खेती करते हैं तो उसमें भी क्रांति लाते हैं, या वो ट्रांसपोर्ट का कोई एक ऐप बनाते हैं तो आप देखो उसमें मेरू वगैरह जो निकली हैं वो आईआईटीएन से निकली हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा सरकार की तमाम योजनाएं भी हैं जिसमें पशुपालन में हम पैसा भी देते हैं, मछली पालन में भी लोगों को आना चाहिए। फिश इज़ गुड फॉर हेल्थ, काम वो करो जिसकी मार्केटिंग में प्रॉब्लम ना आए। तो चूँकि उत्तर प्रदेश में 60% के आसपास मछली अन्य राज्यों से आती है, इसका मतलब डिमांड एंड सप्लाई पर सारा व्यापार केंद्रित होता है। तो आंध्रा से आएगी, 2-3 दिन पुरानी आएगी, फॉर्मेलिन लगी आएगी, और यदि आप कच्चे तालाब में अथवा जो अमृत सरोवर तमाम प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर खोदे गए थे, यदि उनमें साल भर पानी रहता है तो पट्टा करा करके हम उसमें रोहू कतला मछली पालन भी कर सकते हैं। एंड फिश इज़ गुड फॉर हेल्थ, ये तो प्रचार करने की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरी बात है कि वहीं पर आपके तालाब पर, आपको कहीं बेचने के लिए नहीं जाना है। जो छोटे व्यापारी हैं वो तालाब पर ही आके लेते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में खपत ज़्यादा है और पैदावार कम है। तो अभी 20 साल में हम आत्मनिर्भर होंगे। इस 20 साल 30 साल का जो गैप है ये मछली पालन में हमारे किसान कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज जैसे आपके नेतृत्व में हमें पूरी उम्मीद है कि भारत पीपीआर मुक्त और एफएमडी मुक्त भारत बनेगा 2030 तक। और जैसे आपने बताया कि आह्वान दिया है कि सभी आईआईटी से आने वाले और पढ़े लिखे लोग ज़्यादा से ज़्यादा पशुपालन के क्षेत्र में आए, ताकि इस क्षेत्र में क्रांति आए और ये एक उद्यमिता का एक नया योग बने। तो उसके आपके आह्वान से मुझे लगता है कि बड़े बड़े जितने भी पढ़े लिखे हैं आईआईटीएंस हैं या आईएएस ऑफिसर्स हैं वो भी इसके साथ जुड़ेंगे और अब बकरी पालन के क्षेत्र में नहीं, आगे उसका काम रिजल्ट होगा। ये आ रहा है कि हम दूध उत्पादन में इस समय नंबर 1 पर है विश्व में। मछली उत्पादन में हम नंबर 2 पे हैं, अंडा उत्पादन में हम नंबर 2 पर हैं, मांस उत्पादन में हम बहुत अच्छी पोजीशन में। तो ऐसी बात नहीं है। पिछले 10 साल में 12 साल जो मोदी जी के रहे, इस विभाग में एक्चुअली क्या है, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरी विभाग कृषि मंत्रालय के नीचे आता था, और कृषि विभाग अपने आप में बहुत बड़ा है। जब से नरेंद्र मोदी जी ने एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी और फिशरी विभाग को अलग बनाया, उसका सचिवालय अलग है, उसका ऑफिस अलग है, उसके मिनिस्टर्स अलग हैं। पहले एग्रीकल्चर मिनिस्टर के नीचे था, अब इसका अपना एक कैबिनेट मंत्री और 2 राज्य मंत्री हैं और इंडिपेंडेंट सेक्रेटरी हैं। तो तब से इतनी वृद्धि हुई है कि इस समय 471 ग्राम प्रति व्यक्ति के दूध के
हिस्से में आ रहा है और हम अमेरिकन तमाम प्रतिबंधों के बावजूद जो है झींगा मछली के उत्पादन में और उसके एक्सपोर्ट में 15% वृद्धि हुई है, जबकि हमको ऐसा लग रहा था कि अमेरिका हमारा सबसे बड़ा मार्केट है वहाँ के प्रतिबंध से। तो हमने नए मोदी जी के नेतृत्व में नए आयाम खोजे हैं और किसान की आय जो प्रधानमंत्री दुगनी की बात कर रहे हैं वो उसमें हमारे विभाग का बड़ा योगदान होगा। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं कि यद्यपि एमएसपी जो है लागत से 1.5 गुना की गई है, आज 20 जून है और आज अभी आधे घंटे के बाद प्रधानमंत्री जी 23वीं किसान सम्मान निधि की किस्त 12 करोड़ किसानों के हिस्से में 2,000 रुपये आएंगे। तो ऐसे 49 लाख करोड़ के आसपास ये पैसा व्यय होगा और ये जो 6,000 साल में 3 बार आते हैं, तो अगर किसी के पास एक विषय भी ज़मीन है तो भी उसके हिस्से में 6,000 रुपये आते हैं। और इसमें ये नहीं कहा गया कि इतने हेक्टेयर हो या लघु सीमांती हो या वो इतने बीघे हो, यदि खतौनी में नाम है तो किसान सम्मान निधि पा रहा है। और ये 6,000 रुपये एक सम्मान भी है, किसानों के प्रति प्रधानमंत्री जी की संवेदनशीलता है। और अक्सर आजकल ज़्यादा वर्षा से, कम वर्षा से और निराश्रित गौवंश से, जंगली जानवरों से, आग लगने से, ओले पाले से खेती खतरे में रहती है। तो ये 6,000 रुपये पक्के हैं और फसल बीमा भी लोग करा सकते हैं। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी योजना है कि जिसमें 12 करोड़ लोग का मतलब है 48 करोड़ लाभान्वित होते हैं। और आज 1 करोड़ किसान अभी 15-20 मिनट बाद विभिन्न आईसीआर संस्थाओं से, एफपीओस के द्वारा, कॉमन सर्विस सेंटर के द्वारा, कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा और प्रधानमंत्री किसान सेवा केंद्रों के माध्यम से 1 करोड़ लोग भी माननीय प्रधानमंत्री से जुड़ेंगे। और ये 6,000 रुपये उनके सामाजिक और आर्थिक स्तर को ऊपर करने में बहुत सहयोगी होंगे। सर, आपने हमारे किसानों के लिए बहुत अच्छा संदेश दिया सर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। किसान भाइयों, बकरी संवाद में आपको किसी भी तरह की और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए आप हमारी एकल खिड़की के ऊपर भी बता सकते हैं, उसका नंबर स्क्रीन पे दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा है जय जवान जय किसान। शास्त्री जी ने कहा, प्रधानमंत्री ने जोड़ा जय जवान जय किसान जय विज्ञान, और इसके बाद जोड़ा है जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। तो जय अनुसंधान इसी आईसीआर की विभिन्न हमारी जो 100 से ऊपर संस्थाएं हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर की हों, एनिमल हस्बेंड्री की हों, फिशरीज की हों, तो ये अनुसंधान के द्वारा जो अमृत निकले उसका इस्तेमाल आप लोग अपने लैब की चीज़ लैंड तक पहुंचनी चाहिए, यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।